Welcome back to the session of the Hindu newspaper analysis for UPSC. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to global support for Palestinian statehood. Second issue is related to India-US relations. Third issue is related to Census 2027, and fourth issue is related to FCRA Act in India. So let's discuss all the issues in detail. In this lecture, we will discuss about global support for Palestinian statehood. पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के लिए ग्लोबली मेजर कंट्रीज का भी सपोर्ट मिल रहा है। वाई न्यूज France has joined the UK, Canada, Portugal, and Australia in recognizing Palestinian statehood. It will be the first step in the fulfillment of legitimate aspirations of the long-suffering Palestinian people. 150 plus of the 193 countries that are members of the UN have now done so. पैलेस्टीन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज करने के लिए फ्रांस भी अब यूके, कनाडा, पुर्तगाल एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्वाइन हो चुका है। इट मीन्स यहाँ पर मेजर कंट्रीज के द्वारा अब पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यूएन के अंदर अबाउट 193 मेंबर कंट्रीज है। इनमें से 150 प्लस कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का यहाँ पर डिमांड किया है, सपोर्ट किया है। India had formally recognized Palestinian statehood way back on November 18, 1988 after years of support to the Palestinian Liberation Organization (PLO). इंडिया ने 1988 में ही पैलेस्टीनियन को स्टेटहुड गिवन करने के लिए फॉर्मली इसको रिकॉग्निशन गिवन किया था। इंडिया डिसीजन वाज फंडामेंटली मोरल। इंडिया का जो डिसीजन था 1988 से फंडामेंटली मोरल रहा है। बैकग्राउंड ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन इशू। इजराइल पैलेस्टीन इशू का बैकग्राउंड क्या रहा है? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल पैलेस्टीन इशू वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है। द कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। डिस्पाइट मेनी अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व द इशू, देयर हैज बीन नो मेजर आउटकम्स। इजराइल पैलेस्टीन इशू को रिजोल्व करने के लिए मैंने अटेम्प्ट्स किए गए, बट आज तक कोई इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। और अबाउट ये पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है। डिमांड फॉर अ जूस होमलैंड इन पैलेस्टीन बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बिफोर पैलेस्तीन में जूस होमलैंड की डिमांड की जाती है। द इशू स्टार्टेड प्रायर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन देयर वाज अ डिमांड फॉर अ जूस होमलैंड इन पैलेस्टीन। जूस हैव माइग्रेटेड इनटू पैलेस्टीन टेरिटरी फ्रॉम अदर प्लेसेस। ये जो इशू है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का इशू है। मेनली ये इशू तब स्टार्ट होता है जब ज्यूज लोग पैलेस्तीन के अंदर ज्यूज होमलैंड की डिमांड करते हैं। बिकॉज ज्यूज लोग जो हैं ये पैलेस्तीन टेरिटरी में अदर प्लेस से यहाँ पर इन्होंने माइग्रेट किया था। जैसे ही इनका नंबर पॉपुलेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ये पैलेस्तीन के अंदर ज्यूज होमलैंड की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। यहीं से मेजर क्लाइसिस इशू होते हैं। Balfour Declaration of 1917. The Balfour Declaration of 1917 by the British government gave support to the demand for a Jewish homeland in British-controlled Palestine. 1917 के ड्यूरिंग पैलेस्तीन में ब्रिटिश कंट्रोल होता है और ब्रिटिश लोगों ने भी ज्यूज की जो होमलैंड डिमांड थी इसको सपोर्ट किया। और 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बाल्फोर डिक्लेरेशन किया जाता है। Palestine partition proposal in 1947 by UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1947 में पैलेस्टीन पार्टीशन का प्रपोजल रखा जाता है। इट मीन्स यहाँ पर अब 30 ईयर के बाद ये मैटर यूनाइटेड नेशंस के अंदर पहुंचता है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा पैलेस्तीन का पार्टीशन, जो कि पैलेस्तीन पीपल के लिए एक गुड नहीं था, यहाँ पर पार्टीशन प्रपोजल रखा जाता है। United Nations General Assembly in 1947 recommended the adoption of a plan to partition Palestine into an Arab state, Jewish state, and the city of Jerusalem. यूएन के द्वारा जो पार्टीशन प्लान यहाँ पर रखा जाता है वो पैलेस्तीन को 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ पर प्रपोजल रखा जाता है। अरब स्टेट, ज्यूश स्टेट एंड सिटी ऑफ जेरूसलम, इन 3 पार्ट में डिवाइड करने का यहाँ पर प्रपोजल रखा गया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अरब एंड ज्यूश ग्रुप, यहाँ अरब और ज्यूश ग्रुप के बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। देयर वाज अ स्टेट और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अरब ग्रुप एंड ज्यूश ग्रुप एज द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड, ज्यूश फोर्सेस कैप्चर्ड मोर टेरिटरीज। अरब ग्रुप एंड ज्यूश ग्रुप के बिटवीन यहाँ पर
कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चलते रहते हैं और जिस फोर्सेस के द्वारा मोर टेरिटरीज यहाँ पर कैप्चर कर ली जाती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 47 में पैलेस्टीन के पार्टीशन का प्लान रखा। पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन के बाद यहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं इन तीनों पार्ट के बिटवीन। अरब ग्रुप एंड जिस ग्रुप के बिटवीन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, इसमें जिस फोर्सेस मोर टेरिटरीज कैप्चर कर लेती हैं। Establishment of a Jewish state in 1948. A Jewish state was established in 1948. This was opposed by Arab League, which decided to intervene. 1948 में Jewish state establish हो जाता है एंड अरब लीग के द्वारा इसको ओपोज किया जाता है और अरब लीग इसमें इंटरवेन करने के लिए डिसाइड करता है। इट मीन्स यहाँ पर 1947 में पार्टीशन किया जाता है। पार्टीशन के बाद नेक्स्ट ईयर यहाँ पर जिस स्टेट इस्टेब्लिश हो जाता है, अरब लीग के द्वारा इसको ओपोज किया जाता है, इंटरवेन किया जाता है। 1948 अरब इजरायली वॉर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जिस स्टेट ट्रिगर्ड द 1948 अरब इजरायली वॉर। 1948 में जैसे ही जिस स्टेट इस्टेब्लिश होता है, अरब इजराइल वॉर यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। जॉर्डन ऑक्यूपाइड द वेस्ट बैंक एंड इजिप्ट ऑक्यूपाइड द गाजा स्ट्रिप। Following a ceasefire agreement between Israel and Palestine, Jordan occupied the West Bank and Egypt occupied the Gaza Strip. अरब और इजराइल वॉर के बिटवीन अदर कंट्रीज इस वॉर का फायदा उठा लेते हैं। जॉर्डन वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर लेता है एंड इधर इजिप्ट गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई कर लेता है। 6 डे वॉर ऑफ 1967। इसके बाद 1967 में 6 डे वॉर होता है। इसके बिटवीन वेस्ट बैंक जो होता है वो जॉर्डन के अंडर में होता है एंड गाजा स्ट्रिप जो होता है वो इजिप्ट के अंडर में होता है। इजिप्ट जो है वो हम देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं कि अफ्रीका और अरबियन कंट्री के बिटवीन ये गाजा स्ट्रिप होता है, उसको ये ऑक्यूपाई कर लेता है। 6 डे वॉर ऑफ 1967। आफ्टर द 6 डे वॉर ऑफ 1967, Jews managed to capture the West Bank from Jordan and Gaza Strip from Egypt. ज्यूस का 1967 में 6 डे का वॉर होता है। इस वॉर में जॉर्डन से वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लेता है एंड इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप को ये कैप्चर करने में सक्सेस हो जाता है। ओस्लो अकॉर्ड ऑफ 1993 में ओस्लो अकॉर्ड होता है। अकॉर्डिंग टू ओस्लो अकॉर्ड ऑफ 1993, इजराइल अलाउड द सेटिंग ऑफ अ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड के अकॉर्डिंग इजराइल वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सेटअप करने के लिए अलाउ कर देता है। बिकॉज वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप जो कि पहले अदर कंट्रीज के अंडर में चला गया था, ज्यूस के द्वारा इसको कैप्चर कर लिया था और अगेन इसको पैलेस्टीनियन लोगों को दे दिया जाता है। हमास कंट्रोल ओवर गाजा स्ट्रिप इन 2006। In 2006, Hamas gained control over the Gaza Strip following the Battle of Gaza. 2006 में गाजा स्ट्रिप पर हमास का कंट्रोल हो जाता है। Currently, Hamas rule over the Gaza Strip while the West Bank is controlled by Fatah. Both factions have different equations with Israel. करंट में गाजा स्ट्रिप हमास के द्वारा रूल किया जा रहा है एंड वेस्ट बैंक फतह के द्वारा रूल किया जा रहा है। दोनों ही इजराइल के साथ डिफरेंट इक्वेशंस रखते हैं। Who is Hamas? Hamas is a Palestinian Islamist militant group that ruled the Gaza Strip. It has been designated as a terrorist group by Israel and the Western world. Hamas पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाजा स्ट्रिप को रूल कर रहा है। इजराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा हमास को टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। हमास इज tactically supported by Iran, which funds it and provide weapons and training to its member to carry out attack. बिकॉज इजराइल और ईरान दोनों ही एनिमी हैं। ईरान हमास को टैक्टिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको वेपन्स, फंड एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है सो दैट इजराइल के अगेंस्ट अटैक कंटिन्यू किया जा सके। What is the Gaza Strip? It is a Palestinian enclave on the coast of the Mediterranean Sea. It shares a border with Israel and Egypt, Sinai Peninsula. गाजा स्ट्रिप एक पैलेस्टीनियन एनक्लेव है जो कि मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्टेड है और इजराइल एंड इजिप्ट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। द गाजा स्ट्रिप along with the West Bank make up the state of Palestine. Both these territories are separated by Israel. गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक
ये स्टेट ऑफ पैलेस्टीन मेकिंग करते हैं और दोनों का ही टेरिटरी यहाँ पर इजराइल के साथ सेपरेट होते हैं। सिंस विनिंग अ मेजॉरिटी इन 2006 द गाजा स्ट्रिप हैज बीन रूल्ड बाय हमास व्हिच इज कंसिडर्ड अ पॉलिटिको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। 2006 में गाजा स्ट्रिप पर हमास का रूल एस्टेब्लिश हो जाता है। इसके बाद हमास को पॉलिटिको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कंसिडर किया जाता है। Israel has control of air space over Gaza and its shoreline. इजराइल गाजा के एयर स्पेस एंड इसके शोर लाइन को कंट्रोल किया हुआ है। इट हैज इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू द गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप के अंदर गुड्स के मूवमेंट को भी इजराइल ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। इजिप्ट ऑल्सो कंट्रोल द बॉर्डर इट शेयर विद गाजा। What is West Bank? It is a landlocked territory which shares its border with Israel and Jordan. The Dead Sea form a part of its border. वेस्ट बैंक एक लैंड लॉक्ड टेरिटरी है जो कि इजराइल एंड जॉर्डन के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। डेड सी इसके एक बॉर्डर के तौर पर वर्क करता है। अ पार्ट ऑफ जेरूसलम सिटी कम्स अंडर वेस्ट बैंक। जेरूसलम सिटी का एक पार्ट वेस्ट बैंक के अंडर आता है। इससे रिलेटेड मैप अभी गिवन कर दिया जाएगा। मैप में ये सारा बाउंड्री शो किया हुआ है। ग्राफ में दिया हुआ है कि कितने चिल्ड्रन इजराइल पैलेस्टीन वॉर के अंदर अभी तक किल्ड हो चुके हैं। अबाउट 17,121 चिल्ड्रन इजराइल पैलेस्टीन वॉर में किल्ड हो चुके हैं। द चार्ट शो द क्यूमुलेटिव मंथली डेथ टोल ऑफ चिल्ड्रन इन गाजा। स्पेशली गाजा के अंदर जो मंथली चिल्ड्रन का डेथ हुआ है उससे रिलेटेड डाटा गिवन है। अक्टूबर 2023 से लेकर जून 2025 तक पर मंथ यहाँ पर जो चिल्ड्रन का किलिंग हुआ है वो बहुत ज़्यादा नंबर है। एवरी मंथ अबाउट 815 चिल्ड्रन का यहाँ पर डेथ हुआ है। जुलाई 20 से 2025 तक कितने पैलेस्टीनियन यहाँ पर किल्ड हुए हैं? अबाउट 59,678 पैलेस्टीन। In this lecture, we will discuss how India-US tensions rising during Donald Trump administration. On September 19, US President Donald Trump signed an executive order raising the H-1B visa fee to $1 lakh। 19 सितंबर को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जाता है जिसके अंडर H-1B वीजा की फी $1 लाख तक इंक्रीज किया है। Many fear that this will disproportionately impact Indian workers, especially those with lower median salary. There are concerns, especially against the backdrop of immigration control and protectionism. Is the American dream dead for Indians? यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या इंडियंस के लिए अमेरिकन ड्रीम डेड हो चुका है? डोनाल्ड ट्रम्प्स वेरियस एक्शंस अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प के वेरियस एक्शंस क्या रहे हैं? नंबर 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशंस। Donald Trump threatened to impose 100% tariff on India and other BRICS countries if they attempt to reduce the US dollar's dominance in global trade or create a new currency. डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और अदर ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर 100% तक टैरिफ इम्पोज करने के लिए कुछ थ्रेटन्स गिवन किए हैं। अगर इंडिया और ब्रिक्स नेशंस यूएस के डॉलर डोमिनेंस को रिड्यूस करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं और न्यू करेंसी अगर ये क्रिएट करते हैं देन डोनाल्ड ट्रंप 100% तक टैरिफ इनके ऊपर इम्पोज कर देगा। नंबर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ट्रंप अनाउंस 50% रेसिप्रोकल टैरिफ ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स एमिंग टू एड्रेस परसीव्ड ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रंप ने 50% रेसिप्रोकल टैरिफ इंडियन इंपोर्ट्स पर इम्पोज किए हुए हैं। इमिग्रेशन एंड डिप्लोमेटिक इंसिडेंट्स। H-1B visa restrictions. Trump policies on immigration, including restrictions on H-1B visas, created challenge for Indian professionals and IT firms. इमिग्रेशन से रिलेटेड ट्रम्प की पॉलिसीज एंड H-1B वीजा को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो भी इनिशिएटिव टेकिंग किए हैं इससे इंडियन प्रोफेशनल्स एंड आईटी फर्म्स के बिफोर कुछ चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं। डिपोर्टेशन ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स। द यूएस डिपोर्टेड इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स बैक टू इंडिया इन हैंडकफ, अ मूव सीन एज ए डिप्लोमेटिक इंसल्ट। यूएस ने इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को हैंडकफ के थ्रू बैक यानी वापस भेजा है जो कि डिप्लोमेटिक इंसल्ट है। अदर एक्शंस क्या क्या हैं डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया के अगेंस्ट? लेबलिंग इंडिया अ थ्रेट। Trump identified India as one of the 23 countries involved in the illegal production and trafficking of narcotics, calling them a threat to US security. डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को उन 23 कंट्रीज में ऐड किया है
जिनके लिए वो मानता है कि ये कंट्री इलीगल प्रोडक्शन एंड नारकोटिक्स का इलीगल प्रोडक्शन करते हैं, ट्रैफिक करते हैं। और इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप ने एक यूएस सिक्योरिटी के लिए थ्रेट माना है इसके अंदर। डिमांड फॉर मार्केट एक्सेस। Trump demanded that India increase its procurement of American-made security equipment and move toward a fair bilateral trading relationship. डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड किया है कि इंडिया अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट यूएस से प्रोक्योर करे, रसिया से वो प्रोक्योर बंद करे। इंडिया यूएस रिलेशंस एवोल्यूशन। इंडिया और यूएस के बिटवीन रिलेशंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ? ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट व्हाइल द यूएस हैड स्ट्रॉन्गर टाइज विद पाकिस्तान। कोल्ड वॉर एरा के ड्यूरिंग इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट का प्रिंसिपल फॉलो किया था, जबकि यूएस पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज मेकिंग किया हुआ था। पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशन। कोल्ड वॉर के बाद रिलेशंस में क्या क्या चेंज आए? इंडिया एंड द यूएस बिगन बिल्डिंग क्लोजर डिप्लोमेटिक टाइज। यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2005 मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ। कोल्ड वॉर के बाद इंडिया और यूएस के बिटवीन क्लोजर डिप्लोमेटिक टाइज बिल्ड हुए। 2005 में इंडिया और यूएस के बिटवीन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जो कि दोनों कंट्रीज के बिटवीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक मेजर माइलस्टोन रहे हैं। सम फाउंडेशंस एग्रीमेंट। कोल्ड वॉर के बाद दोनों कंट्रीज के बिटवीन कुछ फाउंडेशंस एग्रीमेंट सच एज लेमोआ, कोमकासा, बेका, जिसोमिया साइन किए गए। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। इंडिया यूएस रिलेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन, इकोनॉमिक ग्रोथ। Strong economic ties enhance investment and bilateral trade, which lead to job creation and economic development in both countries. Both countries में strong economic ties इन्वेस्टमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड को एनहांस कर सकते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज में जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। यूएस इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। Number 2, defense collaboration. Some strategic defense agreements like LAMOA and COMCASA facilitate interoperability and deeper military cooperation. इंडिया और यूएस के बिटवीन कुछ डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट सच एज लेमोआ एंड कॉमकासा साइन किए गए, जो कि दोनों ही कंट्रीज के बिटवीन मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सच एज युद्ध अभ्यास। नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप। कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विल एनहांस इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस। दोनों कंट्रीज के बिटवीन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में जो कोलैबोरेशंस हैं वो इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईकैट दोनों के बिटवीन साइन किया गया है। नंबर 4, कल्चरल एक्सचेंज। A vibrant diaspora and educational exchange enrich cultural ties and enhance mutual understanding between the two societies of the countries. दोनों कंट्रीज के सोसाइटीज के बिटवीन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने में वाइब्रेंट डियास्पोरा एज एंड एजुकेशनल एक्सचेंज जो कि कल्चरल टाइज को इन्हांस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओवर 2 लाख इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन यूएस। इंडिया का बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूएस में स्टडी कर रहे हैं। नंबर 5, क्लाइमेट कोऑपरेशन। Joint efforts in addressing climate change will strengthen global environmental governance and sustainable development initiatives. क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इंडिया और यूएस के जॉइंट एफर्ट्स रहे हैं, जिसके थ्रू ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, द यूएस इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। इंडिया और यूएस ने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को बूस्ट किया है। Number 6, Quad Alliance. The Quadrilateral Security Dialogue (Quad) enhances regional security cooperation, promoting democratic values and addressing challenges in Indo-Pacific. इंडिया और यूएस दोनों ही क्वाड अलायंस के मेंबर हैं। क्वाड की वजह से रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को इन्हांस किया जा सकता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट किया जा सकता है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, क्वाड इनिशिएटिव इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्वाड ने वेरियस इनिशिएटिव टेकिंग किए हैं। इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन। इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशन का हिस्ट्री क्या रहा है? 2005 से हम इस हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 2005 में ही इंडिया और यूएस के बीच में स्ट्रेटेजिक टाइज स्टार्ट हुए। Strategic dialogue were initiated, which led to deeper engagement between US and India. इंडिया और यूएस के बीच में
स्टडी डायलॉग 2005 से ही स्टार्ट हुआ, जिसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच एंगेजमेंट डीपर होते हैं। 2016, the US designated India as a major defense partner, enhancing access to advanced technology and collaboration. 2016 में यूएस ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर डेजिग्नेट किया, जिसके बाद इंडिया का यूएस की टेक्नोलॉजी तक एक्सेस एनहांस हुआ। 2016 to 18, the US and India signed several important agreement between 2016 and 18 दोनों कंट्रीज के अंदर। 2016 और 18 के बिटवीन इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। नंबर लेमोआ, लेमोआ मीन्स लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इट फैसिलिटेट म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन बोथ कंट्री। इंडिया और यूएस के बिटवीन लॉजिस्टिक्स म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए लेमोआ एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट रहा है। नंबर कोमकासा, कोमकासा मीन्स कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, facilitated secure communication between US and militaries for interoperability। कोमकासा इंडिया और यूएस की मिलिट्रीज के बिटवीन इंटरऑपरेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कोमकासा एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। नंबर 3, बेका, बेका मीन्स बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दिस अलाउ शेयरिंग ऑफ जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस फॉर एनहांस मिलिट्री प्रिसीजन एंड नेविगेशन। मिलिट्री प्रिसीजन एंड नेविगेशन को एनहांस करने के लिए बेका दोनों कंट्रीज के बिटवीन जो स्पेटियल इंटेलिजेंस को शेयर करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 4, जीसोमिया, जीसोमिया मीन्स जनरल सिक्योरिटी ऑफ अ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। जीसोमिया प्रोटेक्ट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो फोस्टरिंग इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन। जीसोमिया इंफॉर्मेशन जो शेयर की गई है उसके एक्सचेंज को प्रमोट करने में प्रोटेक्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन को फोस्टर करने में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। 2018, for easier access to US military technology, India received strategic trade authorization Tier 1 status in 2018। इंडिया को 2018 में यूएस के द्वारा स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 का स्टेटस गिवन किया जाता है। इस स्टेटस के मिलने के बाद इंडिया का यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक एक्सेस इजी हो गया। 2+2 मिनिस्टर डायलॉग वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू डीपन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। इंडिया और यूएस के बिटवीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को डीपन करने के लिए 2018 में 2+2 मिनिस्टर लेवल डायलॉग स्टार्ट किए जाते हैं। 2019 इन 2019 फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ एंड साइनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स फॉर यूएस कंपनीज इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन। 2019 में इंडिया और यूएस के बिटवीन टाइगर ट्रायम्फ जो फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है स्टार्ट किया जाता है। 2020 initiative on critical and emerging technology to drive collaboration in AI, quantum computing and cyber security was launched in 2020। 2020 में इंडिया और यूएस के बिटवीन आईकैट साइन किया जाता है। आईकैट में इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंडर एआई क्वांटम कंप्यूटिंग साइबर सिक्योरिटी को यहाँ पर एनहांस किया गया है। इट मीन्स एआई क्वांटम कंप्यूटिंग साइबर सिक्योरिटी में कोलैबोरेशन को ड्राइव करने के लिए आईकैट साइन किया जाता है 2020 में। 2021 Maritime Information Sharing Technology Arrangement (MISTA) was established in 2021 to improve maritime domain awareness। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया और यूएस के बिटवीन 2021 में मिस्टा साइन किया जाता है। मिस्टा मीन्स मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट। ये मेरे मैरीटाइम की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। 2021-22 प्रोग्रेस इन मेजर इक्विपमेंट डील इंक्लूडिंग F414 फाइटर जेट इंजन एंड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन। 2021-22 में मेजर इक्विपमेंट डील किए जाते हैं इंक्लूडिंग F414 फाइटर जेट इंजन से रिलेटेड एंड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ मेजर साइन किए जाते हैं। 2022-23 इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडेक्स एक्स साइन किया जाता है। इंडेक्स एक्स मीन्स इंडिया यूएस acceleration ecosystem was launched in 2023 to foster collaboration among defense companies, investors, and research institutions। इंडिया और यूएस के बिटवीन डिफेंस कंपनीज, इन्वेस्टर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अमंग कोलैबोरेशन को फोस्टर करने के लिए इंडेक्स एक्स साइन किया जाता है। चैलेंजेस इन इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर 1, ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस कॉज फ्रिक्शन अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
US concern over India tariff on various agricultural products have led to trade disputes. इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से फ्रिक्शन होते हैं। एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी हद तक अफेक्ट हो रहे हैं। यूएस के इंडिया के द्वारा लगाए गए आइटम्स पर हाई टैरिफ को लेकर कंसर्न है, बिकॉज इंडिया ने यूएस के वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ इम्पोज किए हैं, जिसकी वजह से ट्रेड डिस्प्यूट लीड होते हैं। नंबर 2, डाटा प्राइवेसी कंसर्न। इंडिया और यूएस के बीच में डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड भी कुछ कंसर्न है। Both countries have different approaches to data protection and cross-border data. US wants free data flow while India emphasizes data localization for privacy. दोनों कंट्रीज डाटा प्रोटेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा से रिलेटेड डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। यूएस चाहता है कि डाटा का फ्री फ्लो होना चाहिए, जबकि इंडिया चाहता है कि डाटा एंड प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूएस के द्वारा ही लीड किए जा रहे हैं। नंबर 3, डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स। Disagreement and bureaucratic delay slow defense collaboration. For example, the delay in finalizing the Predator drone deal. डिफेंस कोलैबोरेशन को स्लो करने में डिसएग्रीमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। सच एज प्रीडेटर ड्रोन डील को फाइनलाइज अभी तक नहीं किया गया है। नंबर 4, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड में इंडिया और यूएस के बीच में कुछ चैलेंजेस हैं। डिसएग्रीमेंट ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल्स इम्पैक्ट ट्रेड नेगोशिएशंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड डिसएग्रीमेंट स्पेशली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जिन्होंने ट्रेड नेगोशिएशंस को इम्पैक्ट किया है। नंबर 5, वीजा रेस्ट्रिक्शंस। स्टडी यूएस वीजा रेगुलेशंस पर्टिकुलर फॉर H1B वीजा लिमिट इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स मोबिलिटी हु अफेक्ट टेक इंडस्ट्री। यूएस ने H1B वीजा से रिलेटेड रेगुलेशंस को स्टडी किया है। इसकी वजह से इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स का मोबिलिटी यूएस के लिए लिमिट हुआ है, जिससे टेक इंडस्ट्री भी अफेक्ट हुई है। Number 6, geopolitical difference. Diverging views of both countries on Iran, Russia, and other regional conflicts sometimes challenge bilateral strategic cooperation. इंडिया और यूएस के कुछ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ कंट्रीज को लेकर डाइवर्ज व्यू रहे हैं, सच एज ईरान एंड रसिया को लेकर दोनों के जो व्यूज हैं वो डाइवर्ज हैं। इनकी वजह से भी बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के बिफोर कुछ चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं। In this lecture, we will discuss India's most powerful census 2027. What is India's urban-rural population according to census 2011? Lecture is important for GS paper 1, GS paper 3. Why in use? The upcoming census 2027 proposed to retain the same definition of an urban area as that used during 2011 census to ensure uniformity while comparing the urbanization trends in the country. अपकमिंग सेंसस 2027 में ये प्रपोज किया गया है कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अर्बन एरियाज की जो डेफिनेशन थी उसको अपकमिंग सेंसस में फॉलो किया जाएगा, यानी सेम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही अर्बन पॉपुलेशन काउंट किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया सो दैट कंट्री के अंदर अर्बनाइजेशन ट्रेंड को कंपेयर करने के लिए यूनिफॉर्मिटी इंश्योर की जा सके। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज एज पर 2011 सेंसस? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अर्बन एरियाज की डेफिनेशन क्या है? An urban unit or town was defined as where a minimum population of 5,000 persons with a density of population of 400 persons per square kilometer and where 75% of the male working population engaged in non-agriculture pursuits. 2011 के अकॉर्डिंग अर्बन एरिया की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर मेनली 3 चीज़ें काउंट की जाती हैं। नंबर 1, उस एरिया की मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए एंड उस एरिया की जो 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में अलाइन होने चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं देन उस एरिया को अर्बन एरिया के तौर पर डेजिग्नेट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट सेंसस, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़, अराउंड 83.3 करोड़ इंडियंस और नियरली 68.8% लिव इन रूरल एरियाज, while 37.7 करोड़ और 31.2% reside in urban areas. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कंट्री के टोटल पॉपुलेशन 121 थी। इसमें से 68.8% पॉपुलेशन और 83.3 करोड़ इंडियंस जो हैं वो रूरल एरियाज में लिविंग कर रहे थे।
31.2% पॉपुलेशन जो थी वो अर्बन एरियाज, इट मीन्स 37.7 करोड़ लोग थे जो अर्बन एरियाज में लिविंग कर रहे थे। ड्यूरिंग द 1951 सेंसस, द फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, द परसेंटेज ऑफ अर्बन एरिया इन द कंट्री स्टूड एट 17.3%। 1951 सेंसस जो कि इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट सेंसस था, उस टाइम पर इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन ओनली 17.3% हुआ करते थे। इन 2011 देयर वर 6,40,867 villages in India, while there were 15,870 urban units, towns and cities। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 6,40,867 विलेजेस थे, 15,870 अर्बन यूनिट्स, टाउन्स एंड सिटीज हुआ करते थे। About population census. Population census is a process of collecting, compiling, analyzing, and disseminating demographic, economic, and social data of all persons in a country. पॉपुलेशन सेंसस किसी भी कंट्री के पर्सन्स का डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा को कलेक्ट करना, कंपाइलिंग करना, एनालाइज करना और उसको डिसेमिनेट करने का जो प्रोसेस होता है, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन सेंसस। It also provides the information related to trends in population characteristics. The Indian census is the largest administrative exercise undertaken in the world. इंडियन सेंसस पूरे वर्ल्ड में अंडरटेक किए जाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज में से एक लार्जेस्ट एक्टिविटी है। इसके थ्रू पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। व्हाट इज नोडल एजेंसी रिलेटेड टू सेंसस? कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इंडिया के अंदर जो भी सेंसस कंडक्ट कराया जाता है वो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, इनके द्वारा सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। Until 1951, the census organization was set up for each census on an ad hoc basis। 1951 तक इंडिया में ब्रिटिश इंडिया में सेंसस सेंसस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता था। उसके लिए सेंसस ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप किया जाता था। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सेंसस। सेंसस से रिलेटेड क्या क्या लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं? कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948। Census is a union subject under Article 246 of Indian Constitution। It is listed as serial number 69 of the seventh schedule of Constitution। इंडिया के अंदर जो सेंसस कंडक्ट कराया जाता है उससे रिलेटेड प्रोविजन सेंसस एक्ट 1948 के अंदर गिवन है। सेंसस यूनियन सब्जेक्ट का मैटर है। आर्टिकल 246 के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। सेवंथ शेड्यूल के सीरियल नंबर 69 के अंदर सेंसस से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। इट मीन्स यहाँ पर एक आर्टिकल एंड एक शेड्यूल इम्पोर्टेंट है जो सेंसस से रिलेटेड है। सेवंथ शेड्यूल के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 246 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सेंसस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं? The information collected during the population census is so confidential that it is not even accessible to the court of law। This confidentiality is guaranteed by the Census Act 1948। The law specifies penalties for both census officials and public for non-compliance or violation of any provision of the Act। सेंसस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए सेंसस एक्ट 1948 के अंदर गारंटी गिवन की गई कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड। सेंसस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है कि कोड ऑफ लॉ तक भी वो एक्सेसिबल नहीं है। सेंसस एक्ट 1948 का अगर कोई भी ऑफिशियल या पब्लिक का कोई भी पर्सन अगर वायलेशन करता है या नॉन कंप्लायंस अगर वो करता है देन इस एक्ट के अंदर उसके अगेंस्ट कुछ स्पेसिफिक पेनल्टीज स्पेसिफाई की गई है। हिस्ट्री ऑफ सेंसस। इंडिया में सेंसस का हिस्ट्री क्या रहा है? एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड में सेंसस का क्या हिस्ट्री रहा है? ऋग्वेदा। The earliest literature Rigveda mentioned that some kind of population count was mentioned during 800 to 600 BC in India। अर्लिस्ट लिटरेचर ऋग्वेदा के अंदर ये मेंशन किया गया है कि 800 से 600 BC के ड्यूरिंग भी पॉपुलेशन काउंट को कुछ काइंड में मेंटेन किया जाता था। ये ऋग्वेदा के अंदर मेंशन किया गया है। अर्थशास्त्र।
Arthas of Cordelia, written in the 3rd century BC, reveals about collection of population statistics as a measure of state policy for taxation. कॉर्डेलिया के द्वारा रिटर्न किया गया अर्थशास्त्र जो कि 3rd सेंचुरी बीसी में रिटर्न किया गया था, इसमें भी ये रिवील किया गया है कि टैक्सेशन पॉलिसी को इंश्योर करने के लिए कुछ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन इस बुक के अंदर मिलता है। नेक्स्ट, आयन अकबरी also include comprehensive data pertaining to population, industry, wealth and many other characteristics। आयन अकबरी के अंदर भी कुछ कॉम्प्रिहेंसिव डाटा है जिसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, वेल्थ एंड मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड यहाँ पर डाटा प्रोवाइड किया गया है। इट मीन्स हम देख सकते हैं कि एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड में भी सेंसस से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव टेकिंग किए गए ऋग्वेदा के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर, आयन अकबरी के अंदर। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में किस तरह से इंडिया के अंदर सेंसस कंडक्ट कराया जाता था। द हिस्ट्री ऑफ द सेंसस began with 1800 when England had begun its census. Census was conducted in Allahabad 1824 and in Banaras 1827 by James Prinsep. In 1830, first complete census of Indian city was conducted by Henry Walter in Dhaka, now Dhaka. The first synchronous census was taken under British rule on February 17, 1881 by W.C. Plowden, Census Commissioner of India. Since then, census have been undertaken uninterruptedly once every 10 years. इंडिया में सेंसस का हिस्ट्री 1800 से स्टार्ट होता है बिकॉज 1800 में इंग्लैंड में सेंसस स्टार्ट किया गया। इंडिया में पहली बार सेंसस इलाहाबाद में 1824 में एंड बनारस में 1827 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। इंडिया में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस अगर किसी सिटी का किया गया वो 1830 में ढाका सिटी का हेनरी वॉल्टर के द्वारा किया गया। इंडिया में फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो किया गया ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग वो 17 फरवरी 1881 में डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के द्वारा जो कि इंडिया के सेंसस कमिश्नर थे किया गया। तब से लेकर अब तक एवरी 10 ईयर में इंडिया के अंदर अनइंटरप्टेडली सेंसस किया जाता रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस, सेंसस का क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर वन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सेंसस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। Demographers and researchers use census data to analyze growth and trend of population to and make projections। पीपल ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का एक सिंगल सोर्स इंडियन सेंसस ही है और इस सेंसस का यूज डेमोग्राफर्स एंड रिसर्चर्स पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए करते हैं। साथ ही फ्यूचर प्रोजेक्शंस को मेकिंग करने में सेंसस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। नंबर टू, गुड गवर्नेंस। सेंसस डाटा इज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग एज वेल एज मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट। सेंसस डाटा का यूज एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी एज वेल एज वेरियस प्रोग्राम के मैनेजमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए गवर्नमेंट इस डाटा का यूज करती है। नंबर थ्री, डिमार्केशन। सेंसस डाटा इज ऑल्सो यूज फॉर डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड एलोकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू लोकल बॉडीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट। सेंसस डाटा का यूज कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिमार्केशन करने के लिए, लोकल बॉडीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन के एलोकेशन में भी सेंसस डाटा का यूज किया जाता है। नंबर फोर, बेटर एक्सेस फॉर बिजनेस। The census data is also important for business and industries for strengthening and planning their business। बिजनेस तक बेटर एक्सेस करने के लिए भी या इंश्योर करने के लिए सेंसस डाटा का यूज किया जाता है। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज के लिए प्लानिंग को स्ट्रेंथ करने के लिए सेंसस डाटा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नंबर फाइव, गिविंग ग्रांट्स। फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड ग्रांट्स टू द स्टेट ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर्स अवेलेबल फ्रॉम द सेंसस डाटा। सेंसस डाटा के थ्रू अवेलेबल पॉपुलेशन के बेस पर फाइनेंस कमीशन स्टेट को ग्रांट प्रोवाइड करता है। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस SECC was conducted in 2011 for the first time since 1931। It seeks to canvass every Indian family, rural and urban area, and ask about their economic status, specific caste name। इंडिया में 1931 के बाद सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस पहली बार 2011 में किया गया था।
सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के अंडर एवरी रूरल एंड अर्बन एरिया की पॉपुलेशन यानी एवरी पर्सन से उसका इकोनॉमिक स्टेटस एंड स्पेसिफिक कास्ट नेम पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन कास्ट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एंड सेंसस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फील्ड ऑफ कवरेज, census provide a portrait of the Indian population and SECC is a tool to identify beneficiary of state support। सेंसस जो होता है वो इंडिया की पॉपुलेशन का पोर्ट्रेट प्रोवाइड कराता है, जबकि SECC जो होता है वो इंडियन स्टेट के सपोर्ट के लिए कौन कौन सी बेनिफिशरीज कास्ट हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए SECC एक इम्पोर्टेंट टूल है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, सेंसस डाटा इज कॉन्फिडेंशियल, SECC डाटा इज ओपन फॉर यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू ग्रांट और रेस्ट्रिक्ट बेनिफिट्स टू द पीपल। सेंसस डाटा जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, जबकि SECC डाटा जो होता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के यूज करने के लिए ओपन होता है, सो दैट पीपल को गिवन किए जाने वाले बेनिफिट्स को ग्रांट किया जा सके, रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। सिग्निफिकेंस ऑफ SECC, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का क्या सिग्निफिकेंस होता है? बेटर मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटी, SECC के थ्रू इनइक्वालिटीज का बेटर मैपिंग किया जा सकता है। SECC हैज द पोटेंशियल टू मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटी एट अ ब्रॉडर लेवल। इंडिया के पॉपुलेशन में इनइक्वालिटीज को ब्रॉडर लेवल पर मैपिंग करने के लिए SECC एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर वर्क करता है। SECC is useful to establish statistical justification of preserving caste-based affirmative action program और welfare schemes। कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम एंड वेलफेयर स्कीम्स को प्रिजर्व करने के लिए SECC एक यूजफुल स्टेटिस्टिकल जस्टिफिकेशन एस्टेब्लिश करता है। लीगली इम्पेरेटिव, SECC का लीगली भी इम्पेरेटिव है। SECC is also legally imperative as the court require a quantifiable data to support the existing level of reservation। एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट को भी क्वांटिफिएबल डाटा की नीड होती है। यही वजह है कि SECC एक लीगली इम्पेरेटिव भी रखता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो फेवर कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस। कॉन्स्टिट्यूशन भी कास्ट सेंसस को कंडक्ट करने के लिए फेवर करता है। आर्टिकल 340 मैंडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। आर्टिकल 248 के अंदर मैंडेट किया गया है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाता है। एडमिशन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 के अंदर भी ये रिटर्न है कि सोशल एंड एजुकेशन के बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिया में कमीशन होगा। इस कमीशन का जो मेन वर्क होगा वो गवर्नमेंट के बिफोर इन कम्युनिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ रिकमेंडेशंस करना होगा। व्हाट इज द FCRA? FCRA मीन्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। The Union Home Ministry cancelled the FCRA registration of an organization founded by the Ladakh-based climate activist Sonam Wangchuk, citing alleged violations। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के द्वारा फंडेड किए गए एक ऑर्गेनाइजेशन का यूनियन होम मिनिस्ट्री ने FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो कंडक्टिंग एन इंक्वायरी इन्वॉल्विंग अनदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय मिस्टर वांगचुक रिगार्डिंग सिमिलर एलिगेशंस। सिमिलर एलिगेशंस पुट करते हुए मिस्टर वांगचुक के अनदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का CBI इंक्वायरी कर रही है। ये जो एलिगेशंस इनके ऊपर पुट किए गए हैं मेनली इसलिए पुट किए गए हैं क्योंकि सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक चल रहा है लद्दाख के अंदर। व्हाट इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट? FCRA क्या है? FCRA is a law in India which regulates the acceptance and utilization of foreign contributions by organizations and individuals to ensure national interest or safeguard। FCRA इंडिया के अंदर एक ऐसा लॉ है जो कि इंडिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के द्वारा किसी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट या यूटिलाइजेशन को रेगुलेट करता है, सो दैट इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इंट्रोड्यूस इन 1976 ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। FCRA एक्ट इंडिया में इमरजेंसी के ड्यूरिंग 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एस्टेब्लिश टू प्रिवेंट फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन इंडियाज इंटरनल अफेयर थ्रू फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन।
इंडिया के इंटरनल अफेयर में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के थ्रू फॉरेन इन्फ्लुएंस को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट इंडिया के अंदर पास किया गया था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। 2020 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। इसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट किए गए? नंबर, प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर। 2020 में ट्रांसफर्स जो भी होते हैं फॉरेन ट्रांसफर इंडिया के लिए, उन पर प्रोहिबिशन पुट कर दिया गया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एन इंडिविजुअल, एन एसोसिएशन और रजिस्टर्ड कंपनी। किसी भी इंडिविजुअल, एसोसिएशन और रजिस्टर्ड कंपनी के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर नहीं किए जा सकते 2020 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। नंबर 2, आधार मैंडेटरी। ऑफिस बेरर मस्ट प्रोवाइड एन आधार और पासपोर्ट ओसीआई कार्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। जिसको भी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन टेकिंग करना है उसके पास आधार, पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड होना चाहिए। नंबर 3, एफसीआरए अकाउंट। कंट्रीब्यूशंस मस्ट बी रिसीव्ड इन एफसीआरए अकाउंट डेजिग्नेटेड एसबीआई ब्रांच इन न्यू दिल्ली। जो भी कंट्रीब्यूशंस टेकिंग करने हैं उसके लिए न्यू दिल्ली के अंदर एसबीआई ब्रांच में एफसीआरए अकाउंट ओपन करना होगा। इसी अकाउंट में एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किए जा सकते हैं। नंबर 4, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। द गवर्नमेंट कैन इंक्वायर बिफोर रिन्यूइंग सर्टिफिकेट चेकिंग फॉर मिसयूज ऑफ फंड। लाइसेंस को अगर रिन्यू कराना है, रिन्यू कराने से पहले गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन का इंक्वायरी कर सकती है एंड फंड का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, इससे रिलेटेड चेकिंग वो कर सकती है। नंबर 5, रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूज। अंडर न्यू अमेंडमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिमिट वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 50% टू 20%। जो भी ऑर्गेनाइजेशन एफसीआरए रजिस्ट्रेशन टेकिंग करना चाहता है, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस उसको मिल रहे हैं, उन कंट्रीब्यूशन का 50% से 20%, 50% पहले था प्रोविजन, उस ओवरऑल कंट्रीब्यूशन का 20% जो एक्सपेंस करना होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के तौर पर यूज करना होगा। इट मीन्स 2020 अमेंडमेंट से पहले जो भी कंट्रीब्यूशन रिसीव होते थे उस कंट्रीब्यूशन का 50% एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर एक्सपेंस किया जाता था। अब इसको रिड्यूस करके 20% कर दिया गया है। सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। एंटिटीज कैन सरेंडर देयर सर्टिफिकेट आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद एंटिटीज चाहे तो सर्टिफिकेट को सरेंडर कर सकते हैं। नंबर 7, रेस्टेड ऑन अनयूटिलाइज्ड रेस्ट्रिक्शंस। अनयूटिलाइज्ड फंड, यहाँ पर फंड होना चाहिए था, ये गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अनयूटिलाइज्ड फंड को गवर्नमेंट चाहे तो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। द गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट अनयूटिलाइज्ड फंड बेस्ड ऑन इंक्वायरी। इंक्वायरी के बेस पर अगर गवर्नमेंट को मिलता है कि फंड बहुत ज़्यादा है जो अनयूटिलाइज्ड है, गवर्नमेंट उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। नंबर 8, सस्पेंशन एक्सटेंशन। Initially, registration suspension can be informed for a period of 180 days, but in a new amendment, this suspension can be further extended by an additional 180 days. Initially, जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन पीरियड होता था वो 6 मंथ, इट मीन्स 180 डेज के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता था। अब न्यू अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इस सस्पेंशन को 180 डेज, एडिशनल 180 डेज और 1 ईयर तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2022। एफसीआरए से रिलेटेड कुछ रूल्स 2022 में यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। In 2022, the central government amended the FCRA rules 2011 to strengthen safeguard against foreign contribution that could harm national interest and security. फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी को हार्म कर सकते हैं, इससे रिलेटेड सेफ गार्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए 2011 के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल को अमेंडमेंट किया जाता है 2022 में। की अपडेट इंट्रोड्यूस अंडर एफसीआरए रूल 2022। 2022 एफसीआरए रूल्स के अंदर क्या क्या की अपडेट यहाँ पर टेकिंग किए गए? अंडर द एफसीआरए रूल्स 2022, इंडियन कैन नाउ रिसीव अप टू ₹10 लाख एनुअली फ्रॉम रिलेटिव्स अब्रॉड विदाउट नोटिफाइंग द अथॉरिटीज। प्रीवियस लिमिट वाज ₹1 लाख। इंडिया की कुछ फैमिली अगर उन्हें किसी अदर कंट्री में रह रहे अपने मेंबर से मनी रिसीव करना है, देन वो 10 लाख तक एनुअली मनी अपने रिलेटिव से रिसीव कर सकते हैं और इसके लिए अथॉरिटीज को नोटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बट प्रीवियस जो रूल्स थे उसमें ये जो लिमिट था ओनली 1 लाख था। इट मीन्स 1 लाख तक वो विदाउट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किए 1 लाख तक 1 ईयर में रिसीव कर सकते थे अपने फॉरेन मेंबर से। बट अब 10 लाख तक वो रिसीव कर सकते हैं। 10 लाख के अब अगर उन्हें रिसीव करना है तो उन्हें अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा।
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट? एफसीआरए का क्या सिग्निफिकेंस है? एफसीआरए रेगुलेट फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू प्रिवेंट मिसयूज एंड प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन के मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए, इंडिया के सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को रेगुलेट करने में एफसीआरए एक्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल है। The need for the act is outlined below. Number one, regulation. This act ensures that foreign donations are utilized responsibly. It also ensures avoiding misuse or allocation to illegal activities. एफसीआरए एक्ट इंश्योर करता है कि फॉरेन डोनेशन जो भी किए जाते हैं इंडिया में, उनका रिस्पॉन्सिबली तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए एंड इलीगल एक्टिविटीज के लिए इन एलोकेशंस का मिसयूज नहीं होना चाहिए। इन सभी को इंश्योर करने में एफसीआरए एक्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। एफसीआरए प्रिवेंट कंट्रीब्यूशन दैट कुड हार्म इंडिया सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। एफसीआरए ऐसे कंट्रीब्यूशंस को प्रिवेंट करता है जो नेशनल सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए हार्म हो सकते हैं। नंबर थ्री, मैंडेटरी लाइसेंसिंग। इंडिविजुअल्स और एनजीओ मस्ट ओपन एफसीआरए रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू एक्सेप्ट फॉरेन फंड्स लीगली। कोई भी इंडिविजुअल या एनजीओ जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन टेकिंग करने हैं, उसको पहले एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कराना होगा या फिर होम मिनिस्ट्री से प्रायर परमिशन लेनी होगी सो दैट फंड फॉरेन फंड को लीगली एक्सेप्ट किया जा सके। नंबर फोर, ओवरसाइट ऑन यूटिलाइजेशन। दिस एक्ट एस्टैब्लिश अ लाइसेंस regime to monitor the acceptance and use of foreign contributions for charitable purpose। चैरिटेबल पर्पज के लिए जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रिसीव किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड इन सभी को मॉनिटर करने के लिए लाइसेंस रिजाइम एफसीआरए एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।